हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद कर रहे हैं कि 20,000 जो है हमारी एमसीक्यू सीरीज है आपको बहुत पसंद आ रही होगी। चलिए, जैसा कि मैं रोज कहती हूँ, आपको हर वीडियो में आना है, अच्छे से पढ़ना है और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने 450 क्वेश्चंस जो है अपने कवर कर लिए हैं, तो मैं अब नोट लेकर आई हूँ आपके लिए आज और 50 क्वेश्चंस, ताकि आपकी तैयारी जिस भी एग्जाम की आप कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का अपना। हमने लास्ट 450 क्वेश्चन किए हैं, आज हम लोग 451 के साथ अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेम द कर्व which shows the quantity of products a seller wishes to sell at a given price level। हमें उस कर्व का नाम बताना है, वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो एक सेलर खुशी खुशी जो है गिवन प्राइस पे बेचने के लिए रेडी होता है। सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि एक सप्लायर है या जो एक सेलर है वो किस पॉइंट पे खुशी खुशी अपना प्रोडक्ट बेचे, उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन है आपके पास, डिमांड कर्व, कॉस्ट कर्व, सप्लाई कर्व या नन ऑफ दिस। बहुत सिंपल सी बात है, सप्लायर के या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सप्लाई कर्व इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, किसका रिलेशनशिप बताता है हमें, बिटवीन प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सप्लाई। वो प्राइस और वो क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट जो एक सेलर बेचने के लिए मतलब कैपेबल भी है और उतनी उसके पास सप्लाई भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मोस्ट असेसिबल मीडियम इन इंडिया इज, अगर हम भारत में सर्वाधिक पहुंच वाली माध्यम की बात करें, योग्य माध्यम की बात करें, हमें बताना है कि वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा या न्यूज़पेपर। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। न्यूज़पेपर जो है हमारे इंडिया में सबसे असेसिबल मीडियम है अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। चलिए, प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ, अगर हम कीमत तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसकी विशेषता होती है। कीमत तंत्र या प्राइस मैकेनिज्म कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी का फीचर होता है, आपको ये बताना है इसमें। ऑप्शंस हैं आपके पास, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बार्टर इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए बार्टर इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे किसी तरीके से मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक चीज के बदले हम लोग दूसरे से भी चीज ही ले लेते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों मिक्स्ड होती है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ओनरशिप जो है उसमें इन्वॉल्व होती है। और सोशलिस्ट में है जो सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। देखिए, प्राइस एक ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट जो है यूजुअली कोशिश रहती है कि यहाँ पे लोगों का भला ज्यादा हो, तो वहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसी वजह से वो मिक्स्ड में भी नहीं पॉसिबल है। तो वो जो है ऑप्शन वो या फीचर जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का होता है, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है। जहां पे प्राइवेट बात आ जाती है वहां पे अपने आप प्राइस मैकेनिज्म या कीमत में तंत्र की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। चलिए, यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार। कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है इन विच प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस ओन कैपिटल गुड्स। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है गुड्स और सर्विसेज की, वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर बेस्ड होती है, इसीलिए इसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं और इसको लेजिस्फेयर भी बोलते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, द एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड, अगर हम लोग विज्ञापन पे किए गए व्ययों का बात करें, उनके ऊपर खर्चे की बात करें तो किसके अंडर आता है, ये हम लोग लास्ट एक दो वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, सरप्लस कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो हमारा सेलिंग कॉस्ट होता है वो खर्चा होता है जो एक कंपनी या एक फर्म जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो खर्चा करती है, दैट इज सेलिंग कॉस्ट। तो एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए या उसको सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं, इसीलिए सेलिंग कॉस्ट में जो हमारे एडवर्टाइजिंग खर्चे होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। चलिए, नेक्स्ट देख लेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेज फंड थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, हमें बताना है मजदूरी निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है आपके पास, जेबी से, जेएस मिल, जे आर हिक्स या जे एम कीन्स। आपको बताना है कि वेज फंड थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है जे एस मिल ने जो है वेज थ्योरी प्रोपाउंड की थी। ठीक है, चलिए, वेज फंड थ्योरी में जे एस मिल ने क्या बोला, उसने बोला कि हर कंपनी में या कोई भी बिजनेस फर्म है उसके पास जो है अपने कंपनी के लिए एक वेज फंड जरूर होना चाहिए। वेज फंड मतलब जहां पे उसने सिर्फ वेजेस प्रोवाइड करने के लिए एक फंड रेज किया हो,
ठीक है। तो वहां पर जो है उसने बोला कि उसके बाद जो है एलोकेशन जो होगी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से वो वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। चलिए यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू मिल, वेज लेवल इज डिटरमाइंड बाय वेज फंड एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। उसने बोला कि एक वेज फंड जो है कंपनी में होना चाहिए है। एक बार उसने वेज फंड बना लिया है या राइज कर लिया है तो उसको हमेशा उसको कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है। उसने ये भी अज्यूम किया कि वर्कर्स को जो है इक्वल अमाउंट पे जो है जो वेज उनको है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लाइज बिटवीन। अगर हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात करें तो उसका जो लेवल है वो किसके बीच में होना चाहिए? 0 to 1, 0 to 2, 1 to 2 या नन ऑफ द अबव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो किसके बीच में होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 0 से 1 के बीच में। देखिए मार्जिनल का मतलब है तो बात यहाँ पे एडिशनल ही है या किसी चीज में इंक्रीज की है। कंज्यूम का मतलब है कि किसी की, चलिए यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं, मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि किसकी कंज्यूमर की स्पेंडिंग में, मतलब हमारे जो खर्चा करने की जो कैपेबिलिटी है उसमें कितना इंक्रीज आया है, किसकी वजह से? ड्यू टू एन इंक्रीज इन इनकम। इनकम में बढ़ोतरी होने की वजह से किसी भी कंज्यूमर की कंजम्पशन या उसकी खर्चने की जो पावर है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है वो बताता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और जो चीज है यहाँ पे कि वो उसकी जो रेंज है वो 0 से 1 होनी चाहिए। 0 से 1 का मतलब है कि अगर उसकी फॉर एग्जाम्पल सैलरी 100 रुपीज है और उसने पूरी की पूरी 100 रुपीज खर्च दिए हैं, उसने कुछ भी पैसा सेव नहीं किया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी 1। और अगर उसने एंटायर इनकम जो है 100 रुपए की 100 रुपए जो है उसने सेव कर लिए हैं, तो उस कंडीशन में उसकी जो कंजम्पशन या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट्स आपको 2-3 जो है इंटर रिलेटेड आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फॉर एन इंफीरियर गुड डिमांड फॉल्स व्हेन। यहाँ पे बात हो रही है एक इंफीरियर गुड की। ठीक है। इंफीरियर गुड मैंने आपको बताया 2 तरीके के गुड्स होते हैं हमारे पास, नॉर्मल गुड्स या इंफीरियर या गिफन गुड्स भी बोलते हैं उनको। वो गुड्स जिनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत मतलब थोड़ी खराब होती है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसीलिए एक नॉर्मल इंसान जो है उनको तभी खरीदता है। ऑप्शन होते हैं आपके पास, देख लीजिए यहाँ पे देखेंगे एक बार। इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो होती है अगर वो कम हो गई है तो उसके 2 ही रीजन है, या तो हमारी इनकम से कोई चेंजेस हुई है या हमारी प्राइस से कोई चेंजेस हुई है। इंफीरियर गुड्स जो है हम उसकी डिमांड अगर कम है, इसका मतलब नंबर 1 पॉइंट तो ये हो जाएगा कि एक इंसान की जो है वो इनकम बढ़ गई है, इसीलिए वो लो प्रोडक्ट या लो इंफीरियर गुड जो खरीदने के लिए रेडी नहीं है। या दूसरा हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस गिर गई है। देखिए ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस गिर जाती है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो प्राइस जो गुड है अब वो ज्यादा काम का नहीं रहा है। यहाँ पे हमसे पूछा है उसने कि अगर एक इंफीरियर गुड की डिमांड गिर गई है तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन है आपके पास प्राइस राइज, राइज, इनकम फॉल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अगर इनकम में राइज होगी तो इंफीरियर गुड की जो है डिमांड गिर जाएगी। चलिए यहाँ पर देख लेंगे एक बार। इंफीरियर गुड रेफर्स टू दोज गुड हुज डिमांड डिक्रीजेस व्हेन एन इंक्रीज इन इनकम। इनकम में इंक्रीज होने की वजह से ऑटोमेटिकली एक इंसान जो है इंफीरियर गुड से नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाता है। चलिए, Which of the following is deducted from GNP to arrive at NNP? देखिए ये क्वेश्चन नेशनल इनकम का है, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हर बार स्टेटमेंट बदल के आती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो वीडियो दोबारा से एक बार देखनी है ताकि फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पता हो। चलिए यहाँ पे हम देख लेंगे, आपको बताना है कि जीएनपी पर एनएनपी तक पहुंचने के लिए आपको जीएनपी में से क्या डिडक्ट करना पड़ता है। बहुत सिंपल सा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। जीएनपी में से जब हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हम ग्रॉस से नेट की तरफ चले जाते हैं, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन माइनस करने से नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। चलिए फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। एनएनपी इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन मीन्स, अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो उसका क्या अर्थ है आपको ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, या इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का आपको यहाँ मतलब बताना है, बहुत सिंपल सी बात है। ग्लोबलाइजेशन होता है जब हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर जाती है, या मतलब उनमें अर्थव्यवस्था जो है आपस में जुड़ जाती है, तो बन जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। चलिए
नेक्स्ट देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब है लोचदार मांग, इनमें से किसकी है, मतलब कि जरा सा प्राइस में चेंज उसकी जो है डिमांड में फ्लक्चुएशन क्रिएट कर सकता है। चलिए ऑप्शंस देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, राइस या मैच बॉक्स। चलिए यहाँ पे अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, सिर्फ एक ये चीज है जिसकी थोड़ी सी प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी जो है डिमांड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस करें। अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो जैसे ही प्राइस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में चेंजेस आने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपना एक कमरे से जाके दूसरे कमरे में बैठ जाते हैं, पंखा एक कम बंद करते हैं, लाइट्स अवॉइड करते हैं मैक्सिमम जलाने की, तो इसलिए जो इसकी डिमांड थोड़ी सी इलास्टिक होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनकम एंड कंजम्पशन आर, अगर हम लोग आय तथा उसके उपभोग की बात करें तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनके बीच का संबंध कैसा है। चलिए ऑप्शन देखेंगे, इनवर्सली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, पार्शियली रिलेटेड है या अनरिलेटेड है, कि मतलब इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। तो देखिए इनकम और कंजम्पशन, इनकम एंड कंजम्पशन, देखिए सीधी सी इसमें है एक चीज, इनकम बढ़ेगी तो हमारे पास पैसा, हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो भी बढ़ जाएगी। वो जैसे ही हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो हमारी ऑटोमेटिकली जो है कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। इसका मतलब इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ऑल ऑफ द गुड्स विच आर स्कैर्स एंड लिमिटेड इन सप्लाई आर कॉल्ड, उन सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं जो आपूर्ति में दुर्लभ तथा सीमित होती है। ऑप्शन है आपके पास, लग्जरी गुड्स, एक्सपेंसिव गुड्स, कैपिटल गुड्स या इकोनॉमिक गुड्स। बहुत सिंपल सी बात है, वो चीजें जो हमारे पास जो है बहुत लिमिटेड होती है या इनकी बहुत कमी होती है, वो ज्यादातर उनको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स, उनको हम बोलते हैं आर्थिक वस्तुएं। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेंगे एक बार। An economic good will have same degree of scarcity in relation to demand. It is scarcity that creates a value people becoming willing to pay for. ठीक है, स्केर्स होने की वजह से लोग जो है उसको ज्यादा पे करने की कोशिश करने, मतलब पूरा जो है कोशिश कर लेते कि उस चीज को कंज्यूम कर लें, लेकिन उसकी जो है प्रॉब्लम होती है कि स्केर्स होती है, लिमिटेड होती है, इसकी वजह से ही इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगेन एक रिविजन है आपके लिए, टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, कराधान जो है वो इनमें से किसका उपकरण है। ऑप्शन है आपके पास, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी या वेज पॉलिसी। बहुत सिंपल सा है, टैक्सेशन किसका टूल है, वो है फिस्कल पॉलिसी का टूल है। चलिए यहाँ पे देख लेंगे एक बार, फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है, मीन्स है बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट टू मॉनिटर इन्फ्लुएंस ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के या नेशन की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करने के लिए जो भी स्पेंडिंग लेवल या टैक्स रेट को जो मॉनिटर या एडजस्ट किया जाता है, वो सारी हमारी फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूडेड होती हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। यहाँ पे ध्यान जो चीज रखनी है, नेशनल इनकम की तो बात है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेशनल इनकम की एस्टिमेशन किससे, इनकम मेथड से। चलिए यहाँ पे पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन है आपके पास, रेंट, मिक्स्ड इनकम, पेंशन या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने पे हम लोग पेंशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से इनकम मेथड की। देखिए इनकम मेथड में हम लोग वो जो है चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, रेंट, देन हमारा होता है वेजेस, देन हमारे होते हैं इंटरेस्ट, और हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ये होती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उसके लिए जो हम खर्चा देते हैं, जो कॉस्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, वो चारों को इंक्लूड करके हम लोग इनकम मेथड में जो है इन्वॉल्व करते हैं, या इनसे रिलेटेड कोई भी खर्चा हो वो भी इनकम मेथड में इंक्लूड करते हैं। प्लस इसमें जो एक चीज हम लोग और इंक्लूड करते हैं वो होती है हमारी मिक्स्ड इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने रेंट, हमें पता है कि वो लैंड से रिलेटेड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमारे एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, और हमने यहाँ पे एक चीज बोली है कि मिक्स्ड इनकम जो है उसको भी हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। तो एक पेंशन ही ऐसा पॉइंट है जो इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज एसोसिएटेड विद। गोल्डन हैंडशेक योजना की बात करें तो हमें बताना है कि किससे रिलेटेड है, ये किससे संबंधित है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, तब भी ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ऑप्शन है आपके पास, इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज,
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेज, एस्टैब्लिशिंग जॉइंट एंटरप्राइजेज या वॉलंटरी रिटायरमेंट। गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है किससे रिलेटेड होता है? तो ये रिलेटेड होता है हमारी वॉलंटरी रिटायरमेंट से। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम में क्या कहते हैं कि अगर किसी भी पर्सन की जो है जॉब चली जाती है कि या तो वो वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लेता है या किसी तरीके से ऑफिस या जो भी फर्म है उसमें शट डाउन हो जाता है किसी भी रीजन से, तो ऐसे केसेस में जो है उन एम्प्लॉयज को जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इक्विटी, बेनिफिशियल स्टॉक ऑप्शंस जो है उन लोगों को दिए जाते हैं। किस लिए? कि उनकी जो है जॉब चली गई है किसी तरीके से भी रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से या रिटायरमेंट की वजह से। इतनी चीज क्लियर है? चलिए, when a large number of investors in a country transfer investment elsewhere because of distributed economic conditions, ठीक है, अगर एक लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है अपनी कंट्री के वो अपनी इन्वेस्टमेंट उठा के किसी और कंट्री में डाल देते हैं कि इस वजह से कि इकोनॉमी में अपनी कंट्री की इकोनॉमी में जो है किसी तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो खराब हैं, तो ऐसे में इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को, इस पलायन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सा है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, एस्केप ऑफ कैपिटल, आउटवर्ड कैपिटल या फ्लाइट ऑफ कैपिटल। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल की यहाँ से जो पूंजी का पलायन हो गया है अपनी कंट्री से उठा के दूसरी कंट्री में जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अगर हम लोग भारत में बैंकिंग संरचना की बात करें तो अंतिम ऋणदाता हम लोग किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल है, ऑप्शन है आपके पास एसबीआई, आरबीआई, एक्सिम बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत सिंपल सा है, जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट या अंतिम ऋणदाता जो है हम लोग आरबीआई को बोलते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं अपनी कंट्री का। ठीक है, तो जो हमारा आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स हो या गवर्नमेंट हो, जब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो आरबीआई जो है वही एक लास्ट रिजॉर्ट बन के उनके पास आता है कि वही जो है उनको लास्ट में पैसा उधार पे दे देंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर इज द डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट रिप्रेजेंटेड बाय द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। मार्केट में जो भी हम लोग बेच रहे हैं वही जो एक फर्म की डिमांड कर्व भी है। ऐसा किस केस में पॉसिबल है? तो ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है, दैट इज मोनोपोली के केस में। ठीक है, मोनोपोली में बहुत सिंपल सा है कि एक प्रोडक्ट जो है उसी पर्टिकुलर पर्सन के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। इस वजह से जो डिमांड कर्व एक फर्म ने बनाई होती है मार्केट में भी वही डिमांड कर्व जो है निकल के आती है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग would not constitute an economic activity in the economics। ऑप्शन है आपके पास, a teacher teaching his own daughter at home, a teacher teaching students in his college, a teacher teaching students in a coaching institute, a teacher teaching students under सर्व शिक्षा अभियान स्कीम। तो बहुत सिंपल सी बात है, कौन सी इसमें से एक्टिविटी को हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं इंक्लूड करेंगे? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। टीचर जो है अपनी ही बेटी को पढ़ा रही है, इसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें किसी तरीके का मनी ऑफ ट्रांसफर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमें बताना है कि इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन फिक्स्ड जो है फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, मतलब एक स्थिर लागत नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा होता है? जो कंपनी को इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है उसको वो कॉस्ट बेयर करना ही पड़ता है। चलिए ऑप्शन देख लेंगे, सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिडिंग, प्रॉपर्टी टैक्सेस या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। देखिए रेंट पे करना ही पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे, चाहे उसकी जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन है 10 है या 100 है। ये जो है एक्स्ट्रा पेमेंट्स जो होती हैं करनी ही पड़ती हैं, फिक्स्ड होती हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जो सैलरीज होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती हैं। 10 के लिए अगर आप हमारा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो 10 है तो उसके लिए 4-5 लोग होंगे, 100 होंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो वो बढ़ जाएंगे। तो इस केस में जो फिक्स्ड नहीं रहती है चीज। चलिए मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू, अगर हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको बहुत अच्छे से भी चीज पता चल गई है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? ऑप्शन है आपके पास, coexistence of heavy small scale या cottage industries, promotion of agriculture as well as cottage industries,
द को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एज वेल एज पुअर या द को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। चलिए, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? बहुत सिंपल सा है, जहां पे हमारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है आपस में को एग्जिस्ट करती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कंजम्पशन फंक्शन जो है इनमें से किसका रिलेशनशिप बताती है कंजम्पशन फंक्शन? ऑप्शन है आपके पास सेविंग्स, इनकम, इन्वेस्टमेंट और प्राइस। आपको बताना है कि कंजम्पशन फंक्शन किसका रिलेशनशिप बताती है। तो बहुत सिंपल है, वो बताती है कंजम्पशन और इनकम का। देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं घूम फिरा के सेम ही होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स में बहुत फर्क पड़ जाता है। हमें स्टेटमेंट जितनी ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का आइडिया लगेगा, इसीलिए इतनी सारी एमसीक्यूज करवाई जाती है, तो एक एक को अटेंड करना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो है रिपीट कर रही हूँ, कंजम्पशन फंक्शन जो थ्योरी थी वो कीन की है या जे एम कीन्स की प्रोवाइडेड है, तो आपको ये नाम याद रखना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कीन से रिलेटेड हमने बहुत सारी आइटम्स जो है उसमें बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं, तो आपको एक जगह नोट डाउन जरूर करना है इसको। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स टू अ। अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो किसके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिवनेस बताता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड किसके साथ? ऑप्शन है आपके पास चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, उसके बाद है चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ जॉइंट गुड्स। यहाँ पे सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है, ना सब्सटीट्यूट की बात हो रही है, ना कॉम्प्लीमेंट गुड्स की बात हो रही है, ना ही जॉइंट प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात है। तो डिमांड ऑफ अ गुड से जो भी इफेक्ट आएगा प्राइस की वजह से वो हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए, Which of the following Mahatma Gandhi series of currency notes issued by RBI has ecology depicted on it? हमें बताना है कि महात्मा गांधी जी की जो भी हमारे पास करेंसी नोट्स होती हैं उसमें से कौन सा नोट है जिसकी बैक साइड पे इकोलॉजी का, या आपको बताना है कि किसके पीछे जो एम्ब्रेस्ड जो फोटो है वो इकोलॉजी की है। ऑप्शन है आपके पास 500, 100, 50 या 5। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोलॉजी बना हुआ है। तो आपको जरूरी नहीं है कि नए नोट से रिलेटेड हो सकता है कि अब पुराने नोट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि नए में हम लोग फिर भी इन्वॉल्व रहते हैं, पुराने की फोटोग्राफ्स थोड़ा भूल जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए, हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास एम विश्वेश्वरैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल पटेल या आप जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। आपको बताना है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है बुक किसने लिखी थी। एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर इज एम विश्वेश्वरैया जी ने ये बुक लिखी थी। चलिए यहाँ पे देख लेंगे कि उनके बारे में थोड़ा सा, ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है लिखी है एम विश्वेश्वरैया जी ने लिखी थी। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं, ये इंजीनियर थे, स्कॉलर थे, स्टेटमेंट थे और दीवान थे मैसूर के। ईयर्स हैं इनके 1912 से 1918। प्लस जो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनको जो है इंडिया का जो हाईएस्ट ऑनर जो होता है हमारा भारत रत्न 1955 में जो है इनको दिया गया था। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, अ शेड्यूल्ड बैंक इन इज वन विच इज इंक्लूडेड इन दी, जो हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं वो कौन से एक्ट के अंडर जो है मेंशन किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास सेकंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट या नन ऑफ द अबव। मैंने आपको पहले भी आरबीआई के आई थिंक पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है कि शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो हमारे आरबीआई एक्ट के अंडर जो है सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, देखिए सारे ऑप्शन जो है बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि वो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल्ड में मेंशन जो बैंक्स है उनको हम लोग शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स हैं विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, और वो बैंक जो इसके अंडर इंक्लूडेड नहीं होते हैं उनको हम लोग नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल इनकम रेफर्स टू, राष्ट्रीय आय से क्या आशय है? ऑप्शंस हैं आपके पास मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, मनी वैल्यू ऑफ स्टॉक्स शेयर्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, या मनी वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। नेशनल इनकम इसमें से किसको इंक्लूड करता है? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
जब हम लोग कैपिटल गुड्स की बात करें, एक कंट्री ने एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए होते, जब उसकी मनी वैल्यू की बात करें, वो बनता है हमारा नेशनल इनकम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स गो टू, अगर हम लोग आय कर की बात करें तो ये किसके बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट या कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज। तो ये चीज थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो जो इनकम टैक्स की प्रोसीड्स है वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किस हिसाब से करना है वो हमारी फाइनेंस कमीशन जो है इसका पूरा का पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेंगे हम, जो आर्टिकल 270 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें बताती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स किस तरीके से होगी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। वैसे जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उसके हिसाब से 42% ऑफ नेट प्रोसीड जो है वो स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। चलिए, टू अचीव हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल आउटपुट द इकोनॉमी हैज टू, अगर हम लोग बात करें कि नेशनल आउटपुट के जो रेट है उसमें ग्रोथ लानी है तो इकोनॉमी को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस है आपके पास, रिड्यूस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो इकोनॉमी है इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। फॉरेन कैपिटल को बोरो करें, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। सेट अप द रेट ऑफ सेविंग्स या इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल आउटपुट रेशो। देखिए ये चीज जो है एक नेशनल आउटपुट पे ज्यादा इफेक्ट करेगी, और इकोनॉमी जो है, या अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इस चीज को वो लोग ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, रादर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना या फॉरेन कैपिटल बोरो कम करने, इन सब में रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल आउटपुट रेशो को इंक्रीज करने से एक इकोनॉमी की जो नेशनल आउटपुट है उसके रेट को बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज, ऑप्शन है आपके पास सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। मैंने आपको एक वीडियो में पूरी एक लिस्ट बताई थी जिसमें कौन से टैक्सेस जो है हमारे यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और कौन से स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो आपको बहुत इसमें ध्यान देना है, हर वीडियो को इसीलिए प्रॉपर देखना होता है कि कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सेल्स टैक्स। जिसने हर वीडियो प्रॉपर्ली देखी है उसको, उसके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है सेल्स टैक्स। जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो मेन सोर्स ऑफ टैक्स जो है, ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है, वो होती है हमारी इनकम टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो दैट विल बी सेल्स टैक्स। चलिए ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आरबीआई का जो राज चिन्ह होता है उसके ऊपर कौन सा एनिमल बना हुआ है। तो उसके ऊपर जो कौन सा एनिमल बना हुआ है, ऑप्शन है आपके पास लायन, टाइगर, पैंथर या एलिफेंट। तो उसके ऊपर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी टाइगर का सिंबल जो है वो बना हुआ है। चलिए यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये होता है सिंबल, आपको प्रॉपरली देखना है क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ। तो ये सिंबल है हमारा आरबीआई का जिसमें टाइगर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, फॉर हुम वाज द फर्स्ट डिपार्टमेंटल लाइफ इंश्योरेंस स्टार्टेड। पहली विभागीय बीमा की शुरुआत किसके लिए की गई थी। ऑप्शन है आपके पास आर्मी, सिविल ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो आपको पता होगा, देखिए जो हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट है, जो डाक विभाग है, ये हमारा बहुत पुराना विभाग है। तो जब लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट की गई थी तो पहला डिपार्टमेंट जो इसके अंडर कवर किया गया था वो पोस्टल डिपार्टमेंट ही था। इतनी चीज क्लियर है। चलिए यहाँ पे देख लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक इंश्योरर और एक पॉलिसी होल्डर में, जिसमें जो इंश्योरर है वो गारंटी करता है कि उसको डेथ बेनिफिट दिया जाएगा उसके बेनिफिशियरीज को जब भी जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये होती है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये फर्स्ट टाइम जो है पोस्टल डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनको दिया गया था। चलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको आरबीआई का जो राज चिन्ह है उसको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। द सिंबल ऑफ आरबीआई इज, सिंबल है प्रॉपर, अगर आपने फोटो देखी तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास कैपिटल ऑफ अशोक पिलर, कुबेर विद अ पर्स ऑफ मनी, टाइगर बिफोर अ पाम ट्री, अ डॉग सिटिंग इन अ डिफेंसिव स्टेट। जो आप अगर पूरी फोटो देखे तो आपको पता चल गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी टाइगर बिफोर अ पाम ट्री। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये है आपका पाम ट्री और उसके आगे टाइगर है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज प्रोवाइडेड द सेविंग्स बैंक फैसिलिटी टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स इन इंडिया।
मैंने आपको अभी बोला है कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस या हमारा जो डाक विभाग था, वो जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट एक डिपार्टमेंट है, जिसमें जो है हमारे इनिशियली जो है हमारे जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, वो बैंक की बजाय पोस्ट ऑफिस में जाके ही अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते होते थे, एफडीज आरडीज भी वहीं पे खुलवाते होते थे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो है अकाउंट होल्डिंग जो है सेविंग बैंक्स में, वो किसने बेसिकली किसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी और उसी ने ही सुविधा सबसे ज्यादा प्रोवाइड की है। ऑप्शन है आपके पास एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक या पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ से आपको जो है एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो गया होगा, ये जो है हमारा पोस्ट ऑफिस जो है उसने सबसे ज्यादा सेविंग बैंक फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की थी। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में अगर बात करें, ये एक पब्लिक डिपार्टमेंट है जो कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू पब्लिक एंड हैंडल देयर मेल नीड्स। ये तो हमारा बेसिक एक पोस्ट ऑफिस का काम होता है। उसके अलावा जो है वो लोग प्रोसेसिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एंड फीस के रिलेटेड जो भी काम होता है, एंड बैंकिंग सर्विसेज जैसे सेविंग अकाउंट्स, मनी ऑर्डर, ये सारे काम भी जो है वो देखते हैं। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, एक बार मैं इसको हटा देती हूँ, आप प्रॉपर इसको रीड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ, वो बैंकिंग सर्विसेज के साथ जो है इसमें सेविंग और मनी ऑर्डर्स के काम भी जो है देखते हैं। उसके अलावा जो आपको पता है कि वो हमारे नॉर्मल जो भी मेल है, लेटर, पार्सल जो है, इनका काम भी देखते हैं, प्लस हमें बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। 485th क्वेश्चन है हमारा, 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन। आपको बताना है कि भारत में जो हमारा 70% जो भाग है वो कौन से कार्यशील में इन्वॉल्व है, कौन से कार्य में इन्वॉल्व है, हम सबको पता है। ऑप्शन है आपके पास पब्लिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। हमें पता है पब्लिक सेक्टर कौन सा है, जहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा रोल होता है। प्राइमरी सेक्टर में हमारी बात आ जाती है एग्रीकल्चर की, सेकेंडरी सेक्टर में हमारे आ जाते हैं सारी इंडस्ट्रीज, और टर्शरी सेक्टर में जो है हमारे पास आ जाते हैं सर्विस सेक्टर जो है हमारा, वो इसमें जो है इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, हमें बताना है कि हमारी 70% जो वर्किंग पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व है। हम सबको पता है वो है हमारी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व। मैंने आपको आई थिंक इनिशियल वीडियोस में ये भी चीज बताई थी, अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है प्राइमरी सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर में इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर हम मनी टर्म्स में बात करें कि कौन सा सेक्टर जो है हमारी नेशनल इकोनॉमी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस इंडस्ट्री जो है हमें सबसे ज्यादा जो है हमारी इकोनॉमी के लिए इनकम जो है, नेशनल इनकम जो है सबसे ज्यादा जनरेट करके दे रही है। और एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर जो है सबसे नीचे आता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इंडिया हैज, भारत में है सोशलिस्ट इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी। ठीक है, सोशलिस्ट एग्जैक्टली नहीं है, गांधीयन नहीं है, फ्री इकोनॉमी नहीं है, ये है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का मतलब है, मतलब यहाँ पे हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म दोनों इन्वॉल्व होती है, दोनों मिलकर चलती है, मतलब पब्लिक ओनरशिप और प्राइवेट ओनरशिप दोनों जो है मिलकर यहाँ पे काम करती हैं। चलिए, The concept of 5-year plan in India was introduced by, अगर हम लोग भारत में 5 वर्षीय योजनाओं की बात करें तो ये इंडिया में किसने स्टार्ट किया था बेसिकली। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड माउंटबेटन, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। आपको बताना है कि इंडिया में इनमें से किसने जो है हमारा 5-year प्लान जो है स्टार्ट किया था। इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको स्टार्ट किया था। चलिए, यहाँ पे देख लेंगे, इंडिया ने जो है अपना फर्स्ट 5-year प्लान जो है 1951 में जो है फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। मतलब 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद 1951 से जो है हमारा फर्स्ट 5-year प्लान जो है लॉन्च हुआ था, और इसको लॉन्च किया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो ये बेसिक सारे जो है आपको आसपास की बातें पता होनी चाहिए है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स रिडक्शन इन। अगर हम लोग बात करें इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि अब हम लोग जितना भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे उससे कंपनी को बेनिफिट ही होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कम इनपुट लगा के ज्यादा आउटपुट हमें मिलने लग जाता है, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स रिडक्शन इन। ऑप्शन है आपके पास यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है हमें बताता है
रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अब हम लोग जो भी आउटपुट हमारा एक निकल के आएगा या एक जितना भी आउटपुट निकल के आएगा उसकी जो यूनिट कॉस्ट, एक लागत जो है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लागत जो आएगी वो कम कम आने लग जाएगी। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है रेफर्स टू रिड्यूस्ड कॉस्ट पर यूनिट दैट अराइज फ्रॉम इंक्रीज्ड टोटल आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है कि अब जितना भी हम लोग आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे हर एक प्रोडक्ट की, हर एक यूनिट की जो है कॉस्ट कम निकल के आएगी, दैट बिकम्स योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे विच अथॉरिटी recommends the principles governing the grant in aid of the revenues of the state out of consolidated fund of India। आपको बताना है कि भारत में, इंडिया में वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो हमारा एक अकाउंट होता है उसमें से स्टेट को कितना ग्रांट इन एड जाना चाहिए, ये कौन रेकमेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पब्लिक अकाउंट कमेटी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कमीशन या इंटर स्टेट काउंसिल। मैंने आपको इसी वीडियो में जो है स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वही बताता है कि यूनियन और स्टेट में कितना जो है इनकम टैक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये काम भी जो है हमारा फाइनेंस कमीशन ही करता है। ठीक है कि एक स्टेट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो अकाउंट है उसका, उसमें से कितना ग्रांट इन एड स्टेट को जाना चाहिए, ये यहाँ पे बात भी हमें फाइनेंस कमीशन ही बताता है। चलिए क्विकली मैं आपको बता देती हूँ, एक सम अप दे देती हूँ कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो क्या क्या जो और फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करता है या क्या क्या और रिकमेंडेशन देता है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनियन और स्टेट में रहेगा, ये भी बात जो है हमें जो हमारा फाइनेंस कमीशन है ये हमें बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे द प्रिंसिपल, वो हमें ये भी बताता है कि कितना ग्रांट इन एड जो है स्टेट को जाना चाहिए आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद और जो है ये कमीशन हमें रिकमेंड करता है कि कितना, अब यहाँ पे बात हो रही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, अब जो है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से कितने रिसोर्सेज जो है हमारी पंचायत को जानी चाहिए, उसके बाद कितना जो पैसा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से हमारी म्यूनिसिपैलिटीज में जाना चाहिए, और उसके बाद जितने भी जो प्रेसिडेंट बोलेगा इंटरेस्ट है साउंड फाइनेंस के लिए, वो भी जो है सारे पॉइंट जो है ये कमीशन ही बताएगा। तो ये 5 जो है कमीशन की ड्यूटीज होती हैं एक प्रेसिडेंट को रेकमेंड करने के लिए, वो मैंने आपको बता दी है कि यूनियन और स्टेट में कितनी जो है नेट प्रोसीड की डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी इनकम टैक्स की। उसके बाद है कि स्टेट को कितना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना शेयर जाना चाहिए ग्रांट इन एड्स में, वो भी हमें ये कमीशन ही बताता है। उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को, मतलब दोनों को, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को कितना कितना फंड जाना चाहिए, वो भी ये कमीशन ही बताता है। एंड उसके बाद जो लास्ट है, कोई भी मैटर जो है कमीशन को प्रेसिडेंट बताता है साउंड फाइनेंस के लिए, वो भी जो है हमें ये रिकमेंडेशन कमीशन ही देता है। चलिए उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए हैं। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The process of curing inflation by reducing money supply is called, एक कंट्री में अगर हमें मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है इन्फ्लेशन को क्योर करने के लिए, तो वो कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन या रीफ्लेशन। चलिए ये क्विक रिवीजन है, ये मैंने आपको आई थिंक अपनी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन की मदद से, विस्फीति की मदद से हम लोग इन्फ्लेशन कंट्री में जो चल रहा है उससे हम लोग मनी सप्लाई रिड्यूस करके इस चीज को क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अंडर विच एक्ट या पॉलिसी जो है आपको बताना है कि BIFR को इस्टेब्लिश किया गया था। आपको बताना है कि BIFR की स्थापना किस अधिनियम या नीति के तहत की गई थी। ऑप्शन है आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980, कंपनीज एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट या MRTP एक्ट। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट के अंडर जो है BIFR को इस्टेब्लिश किया गया था। एक बार देख लेंगे कि BIFR होता क्या है। BIFR की फुल फॉर्म है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म, या इसका जो बेसिक पर्पस है या इसका ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से उसको बनाया गया है वो ये है कि जितनी भी कोई भी सिक यूनिट्स हैं, सिक कंपनीज हैं,
उनको रिवाइव करने के लिए ये जो बेसिकली जो है ये BIFR जो है काम करती है कि इन कंपनीज को, सिक कंपनीज को जो है रिवाइव किया जा सके और अगर जरूरत पड़े तो इनको बंद किया जा सके। शटिंग डाउन दी अदर्स, जो रिवाइव हो सकती है उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिनका कोई अब यूज नहीं है, जो रिवाइव नहीं कर सकते उनको शट डाउन किया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है BIFR का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट इज नाबार्ड प्राइमरी रोल? नाबार्ड का प्राइमरी रोल या प्राथमिक भूमिका क्या है? नाबार्ड का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये है नाबार्ड का फुल फॉर्म। आपको बताना है कि इसका प्राइमरी रोल, प्राथमिक भूमिका क्या है। ऑप्शन है आपके पास, टू प्रोवाइड टर्म लोन्स टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, to assist state governments for share capital contribution, to act as a refinance institution, या all of the above। तो नाबार्ड का जो एक बेसिक या एक प्राइमरी रोल होता है वो होता है टू एक्ट एज अ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नाबार्ड जो है रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट करता है। जितने भी स्मॉल स्केल या एग्रीकल्चरल या रूरल डेवलपमेंट होते हैं उनकी अपग्रेडेशन का ये काम करते हैं। यहाँ पे एक फटाफट से आपको एक छोटा सा बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन। चलिए यहाँ पे देख लेंगे एक बार। सबसे पहली चीज जो है ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि डील करता है ऑल मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग एज वेल एज ऑपरेशन, कि किसी एग्रीकल्चर या अदर इकोनॉमिक रूरल एरियाज में क्या उधार देना है, क्या क्रेडिट देना है, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ये एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी की तरह भी एक्ट करता है, किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो है मॉनिटर करता है, फॉर्मुलेट करता है और रिहेबिलिटेशन स्कीम्स भी बनाता है। और वहां पे जितने भी स्मॉल स्केल में क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है या पर्सनल को ट्रेन करना है, ये सारा काम भी जो है हमारा नाबार्ड ही देखता है। उसके अलावा जो है कोऑर्डिनेट करता है रूरल क्रेडिट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को भी। ठीक है, रूरल क्रेडिट प्लान्स बनाता है, ऑल्सो प्रमोट करता है रिसर्च इन रूरल बैंकिंग एंड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन इंडिया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी। मतलब है कि पहले तो इसका करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चरल सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें पता है कि छोटे से लैंड पे वो इतने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता है कि कितने लोग जो है इसमें एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयमेंट है। 5 लोगों के काम में 10 लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं, इस वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट का पता ही नहीं चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी इसको बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा होती है हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आप ये देख लीजिए, एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको बोलते हैं। एक काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पे लोग जो है सीम टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर एक्चुअली नॉट। लगता है कि वो एम्प्लॉयड है लेकिन एक्चुअली में जो है वो काम यहाँ पे नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, द इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज ए। ऑप्शन है आपके पास, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से जो है बदल बदल के आ जाता है, इसीलिए आपको हर तरीके से पता होना चाहिए, हर एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है हम लोग इंडियन इकोनॉमी को मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम लोग भारत के विकास की बात करें तो इनमें से जो है एक अनिवार्य शर्त नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, कैपिटल एक्यूमुलेशन, रिसोर्स डिस्कवरी, पॉपुलेशन ग्रोथ या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यहाँ पे बात हो रही है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में, इनमें से कौन सा जो है एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है। देखिए कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है बहुत जरूरी है, कैपिटल एक्यूमुलेट होगा तभी हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। रिसोर्स डिस्कवरी, नेचुरल रिसोर्स हमें पता लिमिटेड है, तो जब तक रिसोर्स की डिस्कवरी नहीं होगी तो हमारा इंडिया डेवलप कैसे कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल नो हाउ हमारा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो है इंडिया जो डेवलप होगा। एक पॉपुलेशन ग्रोथ एक ऐसा एस्पेक्ट है जो डेवलपमेंट में ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है या एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इतनी चीज क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट देखेंगे, आपको बताना है कि अंत्योदया प्रोग्राम जो है इसमें से ऑप्शंस में से किससे रिलेटेड है। अंत्योदया प्रोग्राम ऑप्शंस है आपके पास, लिबरेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, ब्रिंगिंग अप कल्चरल रेवोल्यूशन इन इंडिया, डिमांड्स ऑफ टेक्सटाइल लेबरर्स या अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। गरीबों से गरीब व्यक्ति का उत्थान करने के लिए ही जो है अंत्योदया प्रोग्राम बनाया गया है, इसको फॉर्मुलेट किया गया है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इतनी चीज क्लियर है। चलिए यहाँ पे देख लेंगे, मिशन अंत्योदया जो है बनाया गया है कन्वर्जेंस एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क एमिंग टू ब्रिंग ऑप्टिमम यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम देख लेंगे इट यहाँ पे बताया गया अंडर वेरियस प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो है इसको मेनली बनाया गया है मिशन अंत्योदया। चलिए, द डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी वॉज स्टार्टेड इन, आपको बताना है कि इंडिया में डेसिमल सिस्टम जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1950, 1955, 1957 या 1960। तो इसको जो है फॉर्मुलेट किया गया था इन 1957। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो इसको जो है स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 1957 में। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, थोड़ा एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 1957 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो LIC की यहाँ पे बात हो रही है, आपको बताना है कि इनमें से ऑप्शंस में से वो कौन सी पॉलिसी है जो ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड है। ऑप्शंस है आपके पास जीवन किशोर, जीवन छाया, जीवन संचय या नन ऑफ दीज। मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी जो पॉलिसी है वो हमारी ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड नहीं है, तो नन ऑफ दीज का करेक्ट आंसर है। देखिए, सारी जो पॉलिसीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, LIC की पॉलिसीज हैं, लेकिन इसमें से कोई भी पॉलिसी जो है ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार फटाफट से। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जीवन किशोर है, नाम से ही पता चल रहा है किशोर यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये लेस देन 12 इयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए जो है प्लान अवेलेबल है। ये ऐसी पॉलिसी जो है बच्चों के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी ले सकता है। उसके बाद है जीवन छाया, ये भी एक मनी बैक चाइल्ड एंडोमेंट प्लान ही है उनके लिए जिनके पेरेंट्स जो हैं होते भी है नहीं भी होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जो है दोनों चीजें मेंशन्ड है उनके रिक्वायरमेंट्स के लिए ऑफ द चाइल्ड वेदर द पेरेंट्स इज अलाइव और नॉट, जीवन छाया। ठीक है, लास्ट ही जीवन संचय, ये पॉलिसीज जो है बेसिकली सिर्फ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होती है, अगर किसी तरीके की भी कोई अनफोर्सिन घटना हो जाए उसके लिए जो है इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। जीवन संचय में जो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए किसी भी अनफोर्सिन इवेंट के लिए इस पॉलिसी को हम लोग ले सकते हैं, इस प्लान को जो है हम लोग ले सकते हैं। चलिए, विद विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज द टर्म लेजिस्फेयर एसोसिएटेड। चलिए, आज की वीडियो में आई थिंक ये थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी उसी से रिलेटेड है, पर सारे आपस में बिल्कुल डिफरेंट हैं। आंसर घूम फिरा के सेम ही होता है क्योंकि इकोनॉमी हमारी 3 तरीके की ब्रॉडली होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको बताना है कि लेजिस्फेयर जो है किससे रिलेटेड है। आपको ऑप्शन मैं दे चुकी हूँ, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या कमांड इकोनॉमी। मैं आपको अभी बता चुकी हूँ ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होता है लेजिस्फेयर। चलिए, लेजिस्फेयर का एक बार मीनिंग देख लेते हैं। एक इकोनॉमिक थ्योरी है, ठीक है, जिसमें क्या बोला है कि किसी भी तरीके की गवर्नमेंट इंटरवेंशन को बिजनेस अफेयर से अपोज करना, मतलब उसको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना जो है, यही बताता है हमारा लेजिस्फेयर की इकोनॉमिक थ्योरी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडिया का ब्रांड इक्विटी फंड है इसका पर्पस या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन है आपके पास, टू प्रमोट इनबाउंड टूरिज्म, टू मेक मेड इन इंडिया अ लेबल ऑफ क्वालिटी, टू ऑर्गेनाइज ट्रेड फेयर्स या टू प्रोवाइड वेंचर कैपिटल टू IT सेक्टर। आपको बताना है कि इंडिया का ब्रांड इक्विटी फंड इनमें से किस वजह से जो है, किस पर्पस से जो है बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेड इन इंडिया जो है हमारा लेबल है, इसको एक क्वालिटी दिखाने के लिए जो है ब्रांड इक्विटी फंड जो है इंडिया में लाया गया है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से देख लेंगे कि इंडिया का जो है ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जो है एक ट्रस्ट है जो किसने स्टैब्लिश किया है, किस मतलब कौन कौन इसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है वो देख लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है मिल के इसको IBEF को फॉर्मुलेट किया है, ठीक है। उसके अलावा जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू प्रमोट एंड क्रिएट इंटरनेशनल अवेयरनेस ऑफ द मार्केट इन इंडिया, लेबल इन मार्केट ओवरसीज एंड टू फैसिलिटेट डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो हमारा मेक इन इंडिया, हम सबको पता है कि मोदी जी ने जो है इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है, ताकि हमारा इंडिया भी जो है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो भी एक ब्रांड बन सके फॉरेन मार्केट में भी। चलिए, इसके साथ हमने आज के 50 क्वेश्चंस भी जो है कवर कर लिए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं। चलिए, तो इसके साथ जो हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम टाइमिंग्स पे। आपको पता है मैं हर बार बोलती हूँ आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।